हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने भारतीय राज्य व्यवस्था डेली क्विज सीरीज की शुरुआत की है। अपनी इस डेली क्विज सीरीज के अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 3 पार्ट आ चुके हैं। उम्मीद है कि आपने उन सभी तीनों पार्ट्स को न केवल देखा होगा बल्कि उसमें बताए गए क्विज के सॉल्व करने के तरीके को भी समझा होगा और ये भी जाना होगा कि यूपीएससी में यदि किसी भी प्रकार का अपठनीय प्रश्न आ जाए तो उसको हमें किस तरीके से सॉल्व करने की आवश्यकता होती है। तो आज हम अपने इस पार्ट 4 में अपने कुछ नए क्विज को डिस्कस करेंगे और ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि कॉमन सेंस के जरिए हम अपने प्रश्नों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना देरी के अपनी हम क्लास की शुरुआत करते हैं ताकि आप में से किसी भी बच्चे का समय व्यर्थ ना हो। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न हमसे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान संविधान लागू होने की तिथि से प्रभावी हुआ। दूसरा प्रश्न है, यानी कि दूसरा पॉइंट है, लोकसभा के पहले चुनाव के तुरंत बाद दल बदल का प्रावधान पहली बार प्रयोग किया गया। अब जो ही देखो आपको ऐसे प्रश्न मिलता है, ठीक है, तो पहली बार में आप ऐसे प्रश्न को रीड कर लें और ये समझने का प्रयत्न करें कि आपसे पूछ क्या रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है वो आपको इस लाइन में पता चलेगा। आपसे पूछा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही नहीं हैं। ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही नहीं हैं। आपसे ये नहीं पूछा है कि सही बताइए, आपसे पूछ रहा है कि आप हमको गलत बताइए कौन सा है। ठीक, तो हमने कहा ठीक है सर, आपके ये 4 ऑप्शन हैं। क्लियर। अब हम आते हैं, फिर से अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। अब प्रश्न को जब आप पढ़ेंगे तो आप ध्यान से देखिए, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को कैसे चुना जाएगा या किस विधि के जरिए चुना जाएगा, वो संविधान लागू होने की तिथि से प्रभावी हुआ। ठीक, आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप मुझे बात बताइए कि भारत में संविधान कब लागू हुआ था। सर, संविधान हमारे यहाँ 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू हुआ था। पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था वो हम कहते हैं 26 जनवरी 1950 से, ठीक है, जिसको हम गणतंत्र के रूप में मानते हैं। क्लियर हो गई बातें। तो उस समय पहली बार मतलब लागू हुआ। ये कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान संविधान लागू होने की तिथि से, क्या 26 नवंबर 1949 को राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ था? तो नहीं सर, ये बात गलत। अब यहाँ पर ये बात गलत है और हमसे गलत ही पूछ रहा है। जैसे इससे पहले के पार्ट में आपने देखा होगा कि वहाँ पर बात क्या थी, सही थी, और हमसे पूछ रहा था गलत। तो यहाँ पर क्या है कि बात गलत है और हमसे गलत ही पूछ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि ऑप्शन ए सर सही है। समझ रहे हो ना मेरी बात? वीडियो को पॉज करके फिर से सुनिए। पीछे के प्रश्न में, जो पीछे का आपने पार्ट पढ़ा था, वहाँ पर क्या था कि ये ऑप्शन जो हमारा था, ठीक है, वो हमारा क्या था, सही था, और हमसे पूछ रहा था गलत। तब हमने कहा था कि डी ऑप्शन में आएगा वो, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन में भी गलत है और यहाँ पर भी गलत है, तो हम कहेंगे कि सर ए आएगा, क्योंकि यही पूछा है हमसे, ठीक है। तो ए हमारा हो गया, क्योंकि यहाँ पे तारीख अलग होती है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो या दूसरा पॉइंट देखो, कह रहा लोकसभा के पहले चुनाव। अब यहाँ फैक्ट आपको पता हो कि लोकसभा का पहला चुनाव 51-52 में हुआ, ठीक है। पहले चुनाव के तुरंत बाद, मतलब 51-52 के बाद 53-54 के आसपास, तुरंत बाद का मतलब ये होता है तुरंत बाद दल बदल का प्रावधान पहली बार प्रयोग किया गया। आप मुझे एक बात बताओ, दिल पे हाथ रख के बताना, दल बदल का प्रोविजन कब आया था? सर, 52वें संविधान संशोधन के जरिए। अगर आपको इसकी डेट लाइन नहीं पता है, मैं मान सकता हूँ नहीं पता होगी, लेकिन आपको इतना तो कॉमन सेंस पता होगा ना कि 3 साल में, मतलब या 4 साल में आज़ादी होने के बाद 52 अमेंडमेंट तो नहीं हुए होंगे एक साथ। और आपको ये भी पता है कि 52वां जो संविधान संशोधन है वो 42वें के बाद आता है, और 42वां और 44वां जो संविधान संशोधन आप पढ़ते हो तो वो 72 और 76 के दौर में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, ठीक है, तब पढ़ते हो। तो मोटा मोटा आपके दिमाग में क्या आया कि सर ये तो 72 जा रहा है, चुनाव 51-52 में हो रहा है, तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं, ठीक।
और एक और चीज़ आपने कॉमन सेंस में पढ़ा होगा कि जब भारत का संविधान बना था तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूची, फिर 9वीं आई और फिर 10वीं, और जो 10वीं अनुसूची आई उसी में दल बदल था। तो दल बदल एक्चुअली कब लागू हुआ? 15 फरवरी 1985 को, मतलब वैलेंटाइन डे के अगले दिन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बस पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि दूसरी लाइन भी गलत है और आपसे गलत ही पूछ रहा है, तो हमने कहा सर ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब ये दोनों जब सही हैं, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ कट जाएगा, ये वाला भी कट जाएगा, क्योंकि यहाँ एक नहीं है, यहाँ पे दो नहीं है, तो ये हमारा सी सही हो जाएगा और ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे फिर से एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है, आप में से कई सारे बच्चों के दिमाग में वो कन्फ्यूजन रहा होगा कि आपने वो चीज़ आज तो बताई नहीं। ठीक है, वो क्या चीज़ है? वो ये चीज़ जो ही आपको पता चला था कि ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, और आपसे पूछा ही है कि गलत, तो आपने ये टिक किया था, तो जो ही ये टिक करते ये अपने आप कट जाता। ठीक, अब ये अपने आप कट जाता और ये भी अपने आप कट जाता, क्योंकि ये भी सिंगल था, इसमें एक नहीं था। ठीक, अब जो ही आपको दूसरा पता चला तो ये अपने आप कट जाता, क्योंकि इसमें दूसरा नहीं था, आपका ऑप्शन ये सी आ जाता। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बस पता होनी चाहिए। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर, क्लियर हो गई। तो इस तरीके से आपको चीज़ें पढ़नी, बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। अगला क्वेश्चन, ये मेरा सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, मतलब आप इसको लिख सकते हो बेस्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन अब आएंगे जिसको मैं कहता हूँ ना अपकमिंग क्वेश्चन। देखो, अभी तक क्या है, यूपीएससी ने जो सीक्वेंसिंग का सिस्टम बनाया है, वो सीक्वेंसिंग का सिस्टम मॉडर्न इंडिया में अधिकतर बनाया। ठीक है, अभी तक उसने पॉलिटी के क्वेश्चन में सीक्वेंसिंग नहीं बनाई, और जब बनाती है तो लोग ऐसे प्रश्न को क्या समझते हैं कि ये पोस्ट इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन है, लेकिन मैं कहता हूँ ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी आएंगे, तो ऐसे प्रश्नों को का अभ्यास होना जरूरी है, और ऐसे प्रश्नों के अभ्यास के लिए क्या ज़रूरी है? आपके पास फैक्ट हो, और फैक्ट के लिए ज़रूरी है इन सब की जो भी डेट लाइन्स हैं उनको एक सिनॉप्सिस के रूप में अपनी दीवार में चिपका लो। ठीक है, तो आप कभी भूलोगे नहीं, या फिर आप वेट एंड वॉच करो, आपको हम बहुत सारे ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करा देंगे जिससे ऑलरेडी आपको सारी की सारी डेटें क्या हो जाएंगी, मेमोराइज हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं आएगी। तो अब इस प्रश्न को देखते हैं, काफ़ी प्यारा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कूट का मतलब होता है ये जो पजल बनाया गया, 3 2 1 4 1 3 2 4 4 1 3 2 1 2 3 4। ठीक है, कूट का मतलब यही होता है, बाकी और कूट का कोई मतलब नहीं होता। ठीक, तो इस प्रश्न में फैक्ट बहुत जरूरी है, बाकी और कुछ जरूरी नहीं है। ठीक, तो आपने देखा पहले के बारे में कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक, दूसरे में माउंटबेटन योजना, तीसरे में उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत होना, और चौथे में प्रारूप समिति का गठन होना। ठीक है, चौथे में क्या है? प्रारूप समिति का गठन होना। अब आप मुझे कॉमन सेंस बताना, कॉमन सेंस से, ठीक है, कि उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत कब किया जाएगा? जब संविधान सभा की पहली बैठक हो जाएगी। ध्यान से बताना, ऐसे ईमानदारी से। ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया जाएगा? जब संविधान सभा की पहली बैठक हो जाएगी। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक और उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध लगभग सेम होगा। हाँ, सेम होगा। अब मुझे पीछे की क्लास याद करके बताओ कि संविधान की जो पहली बैठक थी वो कब हुई थी? 1946 में। 1946 में तब तो माउंटबेटन बाबा आए भी नहीं थे। माउंटबेटन बाबा तब तो भारत में आए भी नहीं थे, तो माउंटबेटन बाबा तो यहाँ पे नहीं होंगे। मतलब क्या है कि ये दोनों बराबर में रहेंगे, 1-3 हमेशा साथ में ही चलेगा। और ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, अगर आपको ये समझ आ गई ना, तो नेट सेट के जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, और यूपीएससी अब यहाँ पर आपसे पूछेगी। तो अगर आपको एक तरीका पता चल जाए ना कि 1-3 नज़दीक होगा या दूर होगा, या ये नज़दीक या दूर होगा, तो इससे क्या होगा, आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकेंगे। क्लियर हो गई बातें? तो ये आपको पता हो गया कि 1-3 तो पास में रहेगा। अब मुझे बताओ, क्या 1-3 यहाँ पे पास में है? यहाँ पे तो दूसरा दिया है, तो माउंटबेटन बाबा बीच में तो आ नहीं जाएंगे कि भैया प्रेजेंट, भैया प्रेजेंट, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि माउंटबेटन बाबा 1946 में आते ही नहीं है। ठीक है, वो फरवरी में आते हैं 1947 के दौर में। तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन कट हो जाएगा। क्लियर हुआ?
ये आपका ऑप्शन यहाँ पे ये कट हो जाएगा, तो ये कट हो गया क्योंकि यहाँ एक नहीं, एक 3 नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी माउंटबेटन बाबा को बीच में डाल दिया, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। कॉमन सेंस है ना। देखो यूपीएससी की तैयारी में ना नॉलेज इतना ज़रूरी नहीं है, कॉमन सेंस ज़रूरी है। और यही कॉमन सेंस मैं आपको अपने 11,000 प्लस क्विजेस में कराऊंगा। आपको लगता होगा कि आप कुछ कर लगाने के महारथी हो, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जब आप ये सीरीज कर लोगे तो आप खुद कहोगे कि सर हमने 100-200 तरीके नए सीखे हैं और सच में कमाल का आपने तरीका सिखाया है। ठीक है, तो अब आप देख लिए ये चीज़ें, तो ये हमारी कट गई। हाँ सर कट गई। अब मुझे एक बात बताओ कि संविधान सभा की जो पहली बैठक, उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, ये जो है, इसके बाद माउंटबेटन योजना और प्रारूप समिति कब बनाई जाएगी? जब संविधान सभा की पूरी बैठकें हो चुकी होंगी, सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी, या कहीं नेक्स्ट बैठक जब होने वाली होगी तभी तो प्रारूप समिति बनेगी। हाँ सर। और नेक्स्ट बैठक कब होगी? क्योंकि पहली बैठक तो दिसंबर में हो रही, तो नेक्स्ट बैठक 1947 के दौर में होगी। हाँ सर। तो 1947 के दौर तक तो माउंटबेटन आ चुके थे ना। तो हाँ सर, तो मतलब 1-3 के बाद क्या आएगा? दूसरा आएगा। तो 1-3 के बाद दूसरा आएगा, 1-3 के बाद दूसरा आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या प्रारूप समिति पहले ही आ जाएगी संविधान सभा की बैठक होने से पहले ही? नहीं सर, ये भी कट गया हमारा। इसको कहते हैं तरीका। देख रहे हो कितने आसानी से आप अपने उत्तर तक पहुंच गए कि प्रारूप समिति से लास्ट में आई थी। अब आपको इनकी क्या करना है, डेटें सबकी याद कर लेनी। वैसे मैंने आपको लगभग सबकी डेटें बताई दी हैं कि पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, माउंटबेटन योजना कब आई थी, 3 जून 1947 को। प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव आया था ये 13 दिसंबर 1947, मतलब 4 दिन बाद। ठीक है, 4 दिन बाद। ठीक, तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पे चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। तो आगे के क्विज को हम करें इससे पहले आपको छोटी सी बात बता दें, आप में से जिन बच्चों को न पता हो, कि 21 अक्टूबर 2024 से हम लगातार आपको अपनी एक क्विज सीरीज कवर करा रहे हैं, जो कि श्री IAS एकेडमी के ऐप और यूट्यूब चैनल दोनों पर आती है। यूट्यूब चैनल पर एक लिमिट में आती, मतलब 6 से 7 वीडियो एक सप्ताह में आते हैं, बट जो हमारा ऐप है वहाँ पर आपको 20+ क्लासेस मिलती हैं। अर्थात YouTube में हम आपको जहां 200+ क्लासेस कवर कराएंगे, वहीं अपने ऐप में हम आपको 1000+ क्लासेस कवर कराएंगे। ऐप में एक नाम मात्र की फ़ीस है, आपको पे करनी पड़ेगी और उसके बाद आप आराम से ऐसी ही क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारी गारंटी कि आपकी सफलता 100% सुनिश्चित हो जाएगी। तो आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इस डेली क्विज के सेक्शन में जाकर आप इन सीरीज को एक्सेस भी कर सकते हैं। तो बिना देरी के अब आगे अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आगे जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा भारतीय संविधान की निम्नलिखित में कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं। देखो संविधान की कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं, एकल संविधान के क्या लक्षण हैं, संघीय संविधान के क्या लक्षण हैं, एकात्मकता के क्या लक्षण हैं, इन सब के सिनॉप्सिस बना लेना। ठीक है, हालांकि श्री IAS एकेडमी आपको सिनॉप्सिस देगी, उन सिनॉप्सिस को अपने घर में जो स्टिकी पैड हैं उन पे लगा लगा के दीवार पे चिपका लेना, किचन में, बाथरूम में, वॉशरूम में, ताकि उठते बैठते घूमते फिरते आपको चीज़ें याद हो जाएं। और ये फैक्ट वाली चीज़ें होती हैं, इनको रोज़ देखना पड़ता है। जैसे आप में से कुछ लोग गंदे काम करते होंगे, किसी लड़की का पीछा करते होंगे, किसी लड़के का पीछा करते होंगे, क्योंकि आपने मूवी में क्या देखा होता है कि जितना पीछा करोगे उतनी ही वो मान जाएगी, जबकि ऐसा वास्तविकताओं से कोई संबंध होता नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पर है, यहाँ आप जितनी बार इन क्वेश्चंस को देखोगे, जितनी बार पीछा करोगे, वो आपके साथ लगाव लगा लेगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर उस कलाकारी को आपको निभाना है, मतलब निभाना ही है, तभी चीज़ें याद होंगी। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा, मुख्य विशेषताएं। तो आपने तो बहुत सारी विशेषताएं पढ़ी होंगी भारत के संविधान में, लेकिन इस क्वेश्चन में जल्दबाजी मत करना। ठीक है, दिखने में सरल है, कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें देखने में बड़ी सरल लगती हैं लेकिन बड़ी खतरनाक होती हैं, ये कुछ क्वेश्चन वैसा ही है। अगर यहाँ पर आपको शब्दों का अर्थ नहीं पता है तो आप अनर्थ कर देंगे।
क्लियर? तो ये शब्दों को ध्यान रखिएगा। तो अब आपने प्रश्न देखा कि संविधान की विशेषताएं, पूछा है क्या है, उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, ये आपके ऑप्शन दे दिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या भारत के संविधान में गणतंत्र की व्यवस्था नहीं है? है सर, गणतंत्र की व्यवस्था। गणतंत्र का मतलब कि भारत का जो मुखिया होगा, प्रमुख होगा, राज्य का जो प्रमुख होगा वो इलेक्टेड होगा, वो राजवंशी परंपरा से आधारित नहीं होगा, मतलब वो जन्म आधारित नहीं होगा। ठीक है, तो ये गणतंत्र आपको समझ में आ गया। तो गणतंत्र तो है, चेक वैसे करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि एक ऑप्शन यहाँ पे है। अब देखो, आपको ऑप्शन के जरिए सिखाता हूँ कि उत्तर तक कैसे पहुँचते हैं। ठीक, आप मुझे एक बात बताओ, एक ऑप्शन यहाँ चारों में कॉमन है? हाँ सर कॉमन है, तो मतलब एक को आपको चेक ही नहीं करना था। ठीक, ये होता है तरीका। देखो अभी देखना, आपको सारे मैं तरीके सिखाता हूँ कि एक ऑप्शन आपको चेक ही नहीं करना था। अब देखो दूसरा, कि तीसरा ऑप्शन इसमें है, तीसरा ऑप्शन है सर। ठीक है, तीसरा तीनों में, तो मतलब तीसरा भी हमें यहाँ पे क्या है, चेक नहीं करना था। अब ये होता है पढ़ाई ना करना, मतलब कम से कम पढ़ाई करके अपने उत्तर तक पहुँचना। इसीलिए पेंसिल मैं कहता हूँ कि जब आप परीक्षा हॉल में जाएं तो पेंसिल लेकर जाएं, क्योंकि आपको एलिमिनेट करना होगा ना। ये सब कॉमन आ रहे हैं चारों में। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, इसमें कॉमन क्या नहीं है? कॉमन नहीं है 4, ठीक है, और कॉमन नहीं है 2। अगर 2 और 4 को अगर हम चेक कर लें, ठीक है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा लगभग। तो हाँ सर आ जाएगा। आप मुझे बात बताओ, क्या भारत में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की बात नहीं की गई है? ईमानदारी से बात बताना, क्या भारत में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की बात नहीं की गई है? सर कल्याणकारी राज्य की तो बात की गई है। तो मतलब चौथा सही है हमारा, तो चौथा सही है और इसमें चौथा है नहीं, तो अपने आप क्या होगा, ए ऑप्शन कट जाएगा। तो एक ऑप्शन हमारा कट गया, ये हमने काट दिया। ठीक, ये हमने काट दिया, एक ऑप्शन सर काट दिया। अब इनमें सब में 4 कॉमन है, ध्यान से सुनना, इनमें सब में 4 कॉमन है। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन नहीं है। अगर हमें दूसरे का पता चल जाए या हमें पांचवें का पता चल जाए, ठीक, तो हम अपने उत्तर तक पहुँच जाएंगे। दूसरे का पता चल जाए और पांचवें का पता चल जाए, हम पहुँच जाएंगे। आप मुझे एक बात बताइए, क्या भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? नहीं है। भारत में कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब कि भारत में जो राज्य का प्रमुख है वो किसके जरिए चुना जाता है? वो जनता के द्वारा डायरेक्ट नहीं चुना जाता है, बल्कि जनता अपने प्रतिनिधियों को भेजती है और वो प्रतिनिधि उसको चुनते हैं। तो भारत में अप्रत्यक्ष है। इसी तरह भारत में जो प्रधानमंत्री है वो एक सांसद के रूप में चुना जाता है, बाद में उसको सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति चुनता है, वो भी किससे? जो संसद के जितने सदस्य हैं वो लोग उसको नेता अपना मानते हैं। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष नहीं। तो दूसरा हमारा क्या हो गया? गलत। जो ही हमने दूसरा किया यहाँ पे, तो ही हमारा आंसर आ गया सी। हाँ सर आ गया। अब रुको, यहाँ पे पांचवा भी तो यही था। पांचवा क्या कह रहा? सीमित मताधिकार। और सीमित का मतलब क्या होता है? एक लिमिटेड बेस पे लोगों को वोटिंग राइट दिया जाएगा। जबकि आपको मैंने पीछे की क्लास में क्या पढ़ाया कि भारत का संविधान दुनिया का एकमात्र ऐसा संविधान था जो लागू होने के बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उसने राइट दिया। ठीक है, मतलब हर एक व्यक्ति को बिना किसी धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार के भेदभाव के बिना सबको वोटिंग राइट दिया। बस आपकी एक निश्चित उम्र होनी चाहिए कि 21 वर्ष आपकी उम्र थी तो हमने आपको वोटिंग का राइट दे दिया। ठीक है, देखो पीछे की क्लास में मैंने आपको 21 वर्ष बोला था, यहाँ पर भी मैंने आपको 21 वर्ष बोला है। ठीक है, लेकिन आपको भी पता है कि 18 वर्ष की उम्र हमारे यहाँ वोटिंग राइट के लिए होती है। ठीक है, क्योंकि बाद में इसको अमेंडमेंट के जरिए बाद में इसको संविधान संशोधन के जरिए संशोधित किया गया था। ठीक है, आज के समय में मतलब 21 साल किस चीज़ के लिए उम्र है? लड़के की शादी के लिए। ठीक है, 18 वर्ष वोटिंग की उम्र है। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। अब यहाँ एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि भारत में सार्वभौमिक है, सीमित नहीं है। ये लाइन आपकी कहाँ यूज की जा सकती है? जब आप संविधान सभा के बारे में पढ़ रहे थे वहाँ मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि संविधान सभा का जो गठन है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था, तो गलत हो गई थी लाइन। अब आप वहाँ पे क्या यूज कर सकते हो कि संविधान सभा का गठन सीमित मताधिकार के आधार पे हुआ, तो ये लाइन सही हो जाएगी। क्योंकि वहाँ पे कुछ लोगों को ही वोटिंग राइट मिले थे, सबको वोटिंग राइट वहाँ पे नहीं थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता हो।
वहाँ अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, ये भी आप जानते हो। तो वैसे ही इस प्रश्न के उत्तर तक आप पहुँच गए। हाँ सर पहुँच गए। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है। ठीक, तो इतनी बातें समझ गए। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ें आप पढ़ लेना कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के क्या फीचर होते हैं ना, जैसे रिकॉल वगैरह मैंने आपको पढ़ाया था, है ना, कि बुला भी लो, है ना, और वापस भी कर दो, ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉमन सेंस से, जब आप इंडियन पॉलिटी की क्लास हमसे पढ़े होंगे तो वहाँ पे मैंने आपको इस लाइन को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था, ठीक है, जीएस की क्लास में। तो वहाँ आपने समझा होगा, तो यहाँ बस बेसिक चीज़ें आपको बतानी है। कह रहा है प्रश्न नंबर 4 में निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान को एक जीवंत दस्तावेज मानने के लिए तर्कसंगत है। मतलब इन दो में से क्या दोनों स्टेटमेंट इस बात को सिद्ध करते हैं कि जीवंत दस्तावेज संविधान है। तो देखो पहली लाइन कह रहा है यह दस्तावेज समय समय पर उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करता है। मतलब ये टाइम बाय टाइम पीरियड में अपने आप को अपडेट कर लेता है, अपग्रेड कर लेता है। अपडेट और अपग्रेड का मतलब क्या होता है कि समय के अनुकूल अपने आप को ढाल लेना। जैसे आपका जो मोबाइल फ़ोन है, जब कोई इसमें नया फीचर ऐप में आता है, श्री आईएएस एकेडमी के ऐप में, तो आपसे क्या कहता है कि आप इस ऐप को अपडेट कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, आप उस ऐप के बराबर चलते रहेंगे। मोबाइल को अपडेट कर लीजिए। आपने जो मोबाइल 2010 में परचेज़ किया होगा, आज के समय वो वर्क नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके फीचर काम के नहीं हैं। तब 2G 3G था, अब 5G का ज़माना है, 6G आने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए जो चीज़ समय के अनुरूप अपने आप को अपडेट कर लेती है वो जीवंत दस्तावेज कहलाती है। इसीलिए भारत में या दुनिया में जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं वो जीवंत नहीं कहलाती। क्यों? क्योंकि उनमें पुरातन पंथी बातों को लिखा गया है, उसमें रूढ़िवादिता को लिखा गया है, उसमें समय के अनुरूप बदलने की बातों को नहीं लिखा गया। जैसे आप एक चीज़ देखिए, यूएई या दुबई जैसे शहरों में पहले यहाँ पे इस्लाम कितना कट्टर हुआ करता था। आज यहाँ पे ये लोग पैसे के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हर तरीके की सुविधाएं दे रहे हैं, जबकि इस्लाम में लग्जरियसपन की तो मनाही है। लेकिन वहाँ पर तो बड़े बड़े बुर्ज खलीफा, इमारतें, दुनिया भर की चीज़ें सब बन रही। क्यों? क्योंकि इनको भी पता है कि अगर हम अपनी उसी पुरानी रूढ़िवादिता में जकड़े रहे तो हम भी ईरान बन जाएंगे, हम भी लेबनान बन जाएंगे, हम भी गजा बन जाएंगे, हम भी सीरिया बन जाएंगे। लेकिन इन्होंने अपने आप को अपडेट किया, अपग्रेड किया और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगे, इसलिए जीवंत बन गए। जैसे श्रीमद् भागवत गीता के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो कोई एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, वो एक जीवन जीने की कला है। आप उसको कितनी बार भी पढ़ोगे तो आपकी समस्याओं का वो एक नया समाधान देगी। ठीक है, क्योंकि वो जीवंत है, वो हर चीज़ नया सिखाती है। और यही गांधी के विचारों में है, यही अंबेडकर के विचारों में है, यही सुभाष चंद्र बोस के विचारों में, यही भगत सिंह के विचारों में, कि इनके विचार किसी एक युग के समकालीन नहीं थे, इनके विचार आगे आने वाले युगों के लिए एक प्रेरणा थे। ठीक है, तो वो सब जीवंत होते हैं। फिर यहाँ पे जीवंत प्राणी की तरह ही ये अनुभव से सीखता है। आपने देखा होगा कि एक समय था, भारत के संविधान क्या कहता था कि लिव इन रिलेशनशिप एक अपराध है। भारत का संविधान क्या कहता था? लव मैरिज एक अपराध है। भारत का संविधान क्या कहता था कि इस उम्र से या इस उम्र तक के व्यक्ति विवाह नहीं कर सकते। भारत का संविधान क्या कहता था कि 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है, जघन्य अपराध भी करता है, तो भी वो क्या होगा? अपराधी नहीं कहलाएगा। लेकिन हमने जब अनुभव से सीखा कि यार निर्भया जो कांड हुआ था उसमें तो नाबालिग था, कैसा नाबालिग हो सकता है जो इतनी क्रूरतम हत्या कर दे, तो हमने कहा कि ना बाबू, अगर वो केस समाज के लिए या हमारे देश के लिए जघन्य होगा तो हम वहाँ पर अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, हम फांसी भी दे सकते हैं। तो इसीलिए ये हमें क्या करता है? जीवंत प्राणी की तरह अनुभव से सिखाता है, जैसे आप लोग सीखते हो। और मैं हमेशा कहता हूँ आप अपने जीवन में क्या किया करो? अपडेट किया करो। पास्ट में आपके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इन चीज़ों से ऊपर उठा करो। आप जीवन में अपनी कल की गलतियों से सीखा करो, अपनी रूढ़िवादिता में मत जकड़े रहो। जैसे मैं ही हूँ, है ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे 2012 में मिले होते तो एक स्त्री के प्रति जितना गंदा से गंदा कोई व्यक्ति सोच सकता है उसमें मैं अग्रणी पंक्ति में था। सच कह रहा हूँ,
मतलब एक स्त्री को मैं सिर्फ एक कमोडिटी, एक प्रोडक्ट समझता था। लेकिन 2014 के बाद जब मैंने वुमेन पर रिसर्च की, एक देवी जी मुझे मिली दिल्ली में, उन्होंने कहा कि आप एक बार फेमिनिज्म को पढ़िए, और मैंने जब फेमिनिज्म को पढ़ा, शायद पहली बार मेरी आंखों से आंसू निकले थे। पहली बार मुझे लगा था कि एक स्त्री अपने जीवन में कितने संघर्षों को झेलती है, कितने तानों को वो अपने अंदर बुनती रहती है, कितने परिवार को वो जोड़ कर चलती है, इसीलिए तो उसको माँ कहते हैं। आपने कभी देखा है, आपने कभी एक चीज़ गौर करना, भारत की संस्कृति की एक सबसे खास बात, सबसे खूबसूरत बात, भारत की संस्कृति में आपको हर जगह माँ शब्द मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा शब्द है। जैसे आप कभी गाय को पशु कहते हो? नहीं कहते हो। आप गाय को क्या कहते हो? गाय माता। क्या आपने कभी गायत्री को कभी मंत्र कहा है? नहीं। आप गायत्री को क्या कहते हो? गायत्री माता। आप कभी देखना महात्मा शब्द में भी क्या आता है? माँ, महात्मा। इवन हम अपने शरीर को सजीव बनाए रखें, इसको भी हम क्या कहते हैं? आत्मा। और हम अपनी इस धरती को भी क्या कहते हैं? धरती माता। और तो और छोड़ो, हम अपनी भारत भूमि को भी क्या कहते हैं? भारत माता। क्यों? क्योंकि ये जो माँ शब्द है बहुत गहरा है। ठीक है, कभी फिर बताएंगे, जब आप सोशल जस्टिस या एसे या एथिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी तो एक क्विज की सीरीज है। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि जीवंत प्राणी की तरह, मतलब आत्मा की तरह बिहेव करता है, फील करता है कि हाँ क्या गलत हो रहा है, क्या गलत नहीं हो रहा है। तो ये दोनों की दोनों लाइनें हमें क्या कर रही हैं? तर्क संगत रूप से प्रमाणित कर रहे हैं कि भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। ये समय के अनुरूप अपने आप को अपडेट करता है, अपग्रेड करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत का संविधान कितना भी पुराना क्यों ना हो, लेकिन लगता है कि ये नवीनता के आवरण को ओढ़े हुए है और भविष्य की गति की ओर गतिमान है। ठीक है, एक बात और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, और दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? अमेरिका का। ठीक, तो ये दो फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखने। तो यहाँ पे आपका आंसर सी हो जाएगा, बाकी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है हमारा आज का क्वेश्चन। ये बेसिक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा भारतीय संविधान में बड़ी मात्रा में हुए संशोधनों के क्या कारण है? संशोधन का मतलब अमेंडमेंट, कि पहला अमेंडमेंट, दूसरा अमेंडमेंट, 10वां अमेंडमेंट, ऐसे अमेंडमेंट हुए। तो इनके क्या कारण थे? आपने पढ़ा होगा, और कॉमन सेंस आप बस इसमें लगाइए। ठीक है, कह रहा है कि संविधान का अत्यधिक लचीला होना। क्या संविधान का अत्यधिक लचीला होना संशोधन का कारण था? सोचना आप थोड़ी देर के लिए। फिर कह रहा बड़ी संख्या में संशोधन संविधान के मूल उपबंधों को स्पष्ट करने एवं उनकी व्याख्या करने से संबंधित है। ठीक है साहब। फिर आपसे कह रहा बहुत से संशोधन राजनीतिक आम सहमति के परिणाम हैं। ठीक है, ये भी सही हो सकता है। ठीक है, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपने जब पहली बार इस प्रश्न को देखा तो आपके दिल में तुरंत आया होगा कि हाँ सर, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, और आपने फटाक से डी ऑप्शन लगा दिया। लेकिन इसी को कहते हैं मूर्खता का परिचायक होना, इसी को कहते हैं किताब को ढंग से ना पढ़ना। आपने जब एम लक्ष्मीकांत हमसे पढ़ी थी तो हमने वहाँ साफ साफ बताया है कि भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है। आपने एक शब्द सुना होगा वहाँ पे, नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। ठीक है, सुना था ना ये शब्द, कि भारत के संविधान में नम्यता और अनम्यता है। तो यहाँ पर ये अत्यधिक लचीला बोल रहा है बाबू, मतलब ये बैलेंस की बात ही नहीं कर रहा है, एक्सट्रीम की बात कर रहा है। तो जहाँ एक्सट्रीम होगी वहाँ पर तो गलतियाँ होंगी ना। तो एक्सट्रीम की बात है तो पहला हमारा यहाँ पे गलत, और पहला गलत, ऑटोमेटिक हम आंसर पे पहुँच गए। ठीक, अब सपोज करो यहाँ पे ऑप्शन बदल दिए जाते, यहाँ कहा जाता कि एक युग्म सही है, दो युग्म सही है, तीनों युग्म सही हैं, और इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आपको पता है कि एक तो गलत हो गया, तो ये तीनों वाला तो नहीं हो सकता। ठीक है, तीनों वाला तो नहीं हो सकता। अब दूसरा या तीसरा चेक करेंगे। कह रहा है कि बड़ी संख्या में संशोधन संविधान के मूल उपबंधों को स्पष्ट करने। आपको भी पता होगा कि संविधान में बहुत सारे ऐसे कोडेड वर्ड थे जिनको इनकोड करना था, बताना था कि इनका अर्थ क्या है।
तो इसलिए भी यहाँ पर अमेंडमेंट किए गए, उनकी व्याख्या की गई कि भैया संविधान में प्रस्तावना भाग होगी कि नहीं होगी, अच्छा बेसिक स्ट्रक्चर होगा कि नहीं होगा, दल बदल होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें बात हुई। तो ये मूल उपबंधों की बात हुई कि आप हमें ये बताइए कि अस्पृश्यता का मतलब क्या है, उपाधियों के अंत का मतलब क्या है, आर्टिकल 21 में जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है इसका क्या मतलब है। तो हमने कहा कि सर प्राण का मतलब ये भी है कि रात में व्यक्ति को एक अच्छी नींद मिले, प्राण का मतलब ये भी है कि स्वच्छ उसको वायु मिले, दैहिक स्वतंत्रता का मतलब साहब ये भी है कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने पसंदीदा व्यक्ति के साथ ना केवल विवाह कर सकता है बल्कि संबंध भी बना सकता है। यही तो आप पढ़ते हो ना, हादियावाद जो अभी हाल ही में आया कि विवाह की स्वतंत्रता है व्यक्ति के पास अपने पसंदीदा व्यक्ति से, ठीक है। शिक्षा की बात आई, ठीक है। तो ये सब क्या थे, इन मूल उपबंधों को, आर्टिकल को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये बात तो सही हो गई। तो ये बात जब सही होगी तो हमने क्या कहा, एक युग्म सही हो गया सर, ठीक है, एक युग्म सही हो गया। अब कह रहा है बहुत से संशोधन राजनीतिक आम सहमति के परिणाम थे, तो ये बात भी सही है। आप मुझे एक बात बताइए कि जब हमारे यहाँ अमेंडमेंट में आपातकाल लगाया गया तब क्या था कि उन्होंने सलाह नहीं ली थी, बाद में इसको अमेंड किया गया कि सलाह लेना अनिवार्य है कैबिनेट से, मंत्रिपरिषद से, ठीक है। फिर दल बदल जो आया वो भी क्या था, एक तरीके से आप कह सकते हो कि व्याख्या करने के लिए कि दल बदल का मतलब क्या होगा, किस तरीके से दल बदल होगा, ठीक। आरक्षण की बात आई कि विधानसभा और लोकसभा में हम SC ST के लिए आरक्षण करेंगे, ठीक है। कुछ शब्दों को हमने जोड़ा कि इसमें समाजवादी जोड़ दो, इसमें गणतंत्र जोड़ दो, है ना। तो ये सब किससे रिलेटेड है, राजनीतिक से। तो ये दोनों बातें सही हो गई, मतलब हमारे दो युग्म सही हैं, तीसरा वाला हमारा गलत हो गया। तो ऐसे आप आंसर इस तरीके से भी निकाल सकते हो। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। बाकी आप यहाँ पे इस चीज़ को डिटेल में पढ़ लेना, आपको यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। तो उम्मीद है आज की आपने न केवल कोई सीरीज कंप्लीट की बल्कि आज आपने एक नए शब्द के बारे में जाना कि माँ का मतलब क्या है। ऐसी चीज़ें देखो आप सीखते रहेंगे ना तो ऐसे के लिए आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट आ जाएगा। इवन जब आप कहीं स्पीच वगैरह देंगे तो वहाँ पे भी काम आ जाएगा। मेरा उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं कि क्लास को बोरिंग बनाना, मेरा उद्देश्य है क्लास में मल्टीपल चीज़ों को एक साथ इंक्लूड करके आपके मस्तिष्क की जो सीमाएँ हैं ना उसको खोलना, ठीक है, ताकि आप आगे के विषय के लिए तैयार हो सकें। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्विज की क्लास में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।